हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सबको सही चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 308। पिछले पार्ट में जियान की टोली एंटर कर जाती है इस माउंटेन रेंज में, जिसे कहा जाता है टियानमिंग माउंटेन रेंज, और इन्हें इस जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पे जाना होता है जहाँ टियानमिंग विला था। लेकिन वहां तक पहुंचने की जर्नी आसान कैसे हो सकती है? इन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। सो चलो इस एपिसोड में हम उसे कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट के बिल्कुल लास्ट में जियान उस छोटी सी बच्ची युआनियन के साथ एक खुफिया खजाने की तलाश में निकलता है। ये सब एक चट्टान के पास पहुंचते हैं जहाँ पे इन्हें गोल्डन चूहा मिला था जो जियान को नीचे की तरफ ले जाता है। सबसे पहले सीन में आते हैं युआनियन, जो उस गोल्डन रेड की तरफ जा रही जियान की तरफ चिल्ला के बोलती है कि आप सर्टन हो कि वो खजाने नीचे ही हैं। इस समय ऊपर चट्टान के किनारे पे खड़े होके नीचे खड्डे की तरफ देख रही होती है जिसका सिरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और तो उस क्लिफ के चारों तरफ से भी ऐसे और को फील कर पाती जिसकी वजह से युआनियन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी स्पिरिट चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन तब भी वो एक छोटी सी बच्ची थी। अच्छी बात है कि तभी जान पीछे मुड़ के बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जान फाइनली एक झटके से एक बाइन को खींचता है। गूंजती एक क्रैश की आवाज। ये मजबूत सी बाइन उस नीचे गड्ढे में डाल दी गई थी। इसे देख के उस यानियन के एक्सप्रेशन और भी सीरियस होने लगते हैं, लेकिन वो तब भी साहसी बची थी। वो हाथों क्लेंच करके बोलती है ठीक है, मैं पहले जा रही हूँ। जियान नोट करता है। एक के बाद एक दोनों इस बाइन को पकड़ के उस गोल्डन माउस के पीछे जाने लगते हैं। जब वो गोल्डन माउस सेंस करता है कि पीछे से एक पावरफुल ऑरा आ रहा है, उसकी बॉडी ट्रेम्बल होती है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि उसे इस बच्ची का भी ध्यान रखना था, वो पूरा ऑल आउट नहीं जा सकता था। राती में इसकी बोलता है डैम इट, उस सुनहरे चूहे के रिएक्शन के हिसाब से नीचे जरूर कुछ कीमती मौजूद है, लेकिन ऐसा पावरफुल रेजिस्टेंस उम्मीद करता हूँ गार्डियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कुछ सेकंड्स के बाद की बात है जब उस यूएनएन को एक जगह पे फूल दिखाई देता है। वो अपनी फिगर को रोक के बोलती है रुको, ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। इसका साइज बिल्कुल किसी हाथ के बराबर था और रंग बिल्कुल लाल होता है। इसके एक्सप्रेशंस को देख के जियान कहता है ध्यान से, ये चीज जहरीली है। यूएनएन तुरंत ही अपनी हाथों को वापस ले लेती है। दोनों फिर से जाने लगते हैं नीचे की तरफ, बट ये लोग नोटिस नहीं कर पाते कि इनके पीछे पीछे उस फूल में से एक लाल रंग का ऑरा नीचे गया था, और लगता है इस ऑरे ने किसी चीज को जगा दिया था। ये कुछ टाइम के बाद का सीन है जब थर्ड थर्ड के साउंड के साथ दोनों के फिगर्स फाइनली एक सरफेस को छूते हैं। जब जियान नीचे की तरफ देखता है, वो अपने आप को एक छोटे से पत्थर के ऊपर पाता है जो कुछ 5-6 मीटर चौड़ा होगा। उसके साइड में होते युआनियन। ये जगह एक झील के बिल्कुल बीच में थी। चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है, लेकिन जब वो अपनी सेंसेस को थोड़ा दूर फैलाता है, इस झील के किनारे के पास एक बड़ी सी गुफा मौजूद थी। अंधकार की वजह से कुछ अंदर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से आने वाली वो ठंडी हवाएं यहाँ के माहौल को और भी ईरी बना देती हैं। जियान कहते हैं मेरे पास रहो, दूर मत जाना। अभी युआनियन का वो छोटा सा चेहरा एकदम पेल हो चुका था। उसे एक इनविजिबल प्रेशर फील होता है। वो नर्वस नजरों से चारों तरफ देख के बोलती है ओके, लेकिन मैं बहुत अनईजी फील कर रही हूँ, जैसा कि कोई हमें देख रहा हो। तो अचानक से पानी की सतह पे बस बस की आवाज़ों से रिपल्स बनती हैं। वो सुनहरा चूहा जो कि एक और पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था, अचानक से पैनिक होके भागता है। इसी मोमेंट में गूंजती एक स्प्लैश की साउंड। गहराइयों से एक मैसिव क्रीचर बाहर आया था। इसे देख के जन की पीपल श्रिंक हो जाती है। वो कहता है ओह नो, ये जियो वेनमस हेवनली स्नेक है। ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं होता है। इसके शरीर के हर एक हिस्से में खतरनाक जहर छिपा हुआ होता है। ये जिस चीज को छूता है वो खत्म हो जाती है। साथ में इसका टेम्परामेंट काफी वॉलेंट होता है। ये बेसिकली एक ट्रू किलिंग मशीन था। गूंजने लगती है हिस 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 की आवाजें। वो सरपेंट की नॉर्मस बॉडी अपने आप को ट्विस्ट करती है, जैसे कि बता रहा हो कि तुम मेरे इलाके में आ चुके हो। बिना हेजिटेशन के जन यूज करता है फायर एक्सप्लोजन टेक्निक को। बूम वूश की साउंड के साथ हम उसे लेक वाटर के ऊपर से शूट होते हुए देखते हैं। वो सरपेंट भी जन के ऊपर टूटा था। इसके माथे के स्केल्स में से निकलती एक हरे रंग की रोशनी, जैसे सेंस करके जन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, क्योंकि डेडली पॉइजन था। एक बार फिर से उसका फिगर फ्लैश होता है। वो फिर से पानी की सरफेस पर अपीयर हुआ था। जब उसके पैर उस झील के पानी को छूते हैं, एक अजीब सी हरी रोशनी उसके शरीर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। जियान कहते हैं ये लेक पॉइजनस है। इन टियानमिंग माउंटेन्स में उड़ना रिस्ट्रिक्टेड था, इस वजह से चीजें और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं। जियान सीधा हवा का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। युआनियन को अपनी एनर्जी से ढकने के बाद उसे एक और ऊंचे से पत्थर के ऊपर फेंक देता है। जियान कहता है वहीं पर रुको। गूंजी थी फाइनली क्रैक विश की आवाज। जियान फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ गया था। एट द सेम टाइम उसका वोल्केनो जैसा ऑरा भी रप्ट होता है, जिससे आसपास का स्पेस ट्रेम्बल होना शुरू हो गया था। वो धाड़ के बोलता है बर्न। झील के ऊपर का तापमान बढ़ता है। हम उस सरपेंट को ऊपर की तरफ हिस करते हुए देखते हैं। वो स्प्लैश 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 की आवाजों के साथ अपनी पूंछ को पानी की सरफेस पे मारने लगा था। साफ तौर पे इस जैसे जीव जिनका खून ठंडा होता है, इन हाई टेम्परेचर बिल्कुल पसंद
पसंद नहीं था। चीज को चेंज करते हुए जियान कहता है सी ऑफ फायर। एक्टिवेट होता है उसका ग्रेट हेवली फ्लेम सीड। फश की आवाज के साथ इस पूरे पानी की सरफेस को आग घेर लेती है। वो वेनमस हेवली स्नेक की स्ट्रेंथ थी 3 स्टार जियान की मिड स्टेज पे, लेकिन जियान की फिरोशियस फ्लेम्स उसे दबाने लगी थी। उसकी इंस्टिंक्ट चिल्ला रही थी कि कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं है, और अब क्योंकि हेवली सीड की वजह से उसकी फ्लेमिंग पावर पहले से 4 से 5 गुना स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसका टेरर साफ देखा जा सकता था। वो सरपेंट बिना हेस्टेशन के अपनी पूंछ को फटकार के सीधा झील की गहराइयों में चला जाता है, और इस मौके को जियान बिल्कुल नहीं गवाता है। एक फ्लैश में यूएनएन को अपने हाथ में लेके हम उसे इस अंधेरी गुफा के अंदर जाते हुए देखते हैं। पीछे बस किसी की गुर्राने की आवाज रह गई थी जो कहती है डैम ह्यूमंस। उन खजानों को प्रोटेक्ट करते हुए किंग को हजारों साल हो चुके हैं। अगर ये डैम सील मुझे रोक नहीं रही होती तो तुम्हें ये मौका कैसे मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे इस फंदे को भी काटेगी, और तब सब कुछ फिर से मुझे मिलेगा। अब तक जियान का फिगर उस केव में गायब हो चुका था। कुछ समय के बाद झील के नीचे से एक इंसान निकला था, लेकिन इसकी वो सिनिस्टर आंखें अच्छे से बता देती हैं कि है कौन। जैसे जियान केव में एंटर करता है, युआनियन जो कि उसके पीछे थी, वो जियान की बहुत सीरियस एक्सप्रेशंस को देखती है। वो पूछती है क्या तुम ठीक हो। जियान नोट करता है। जैसे वो अपने पैर को उठा के हल्का सा जमीन पे टैप करता है, फश की आवाज के साथ चारों तरफ फ्लेमिंग ऑरा फैला था जो यहाँ की ग्रीन पॉइजनस माइज्मा को खत्म कर देता है। हालांकि वो हरे रंग का ऑरा काफी टॉक्सिक था, लेकिन जियान खुद एक एल्केमिस्ट है, इसका विरोध करना उसके लिए एकदम एफर्टलेस था। वो फाइनली गुफा के अंदर देखते हुए बोलते चलो, लगता है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे युआनियन की बड़ी बड़ी आंखें इस अंधकार के आर पार देख पा रही हूँ। वो टाइट एक्सप्रेशन के साथ बोलती जगह अजीब है, मैं एक एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्स को सेंस कर पा रही हूँ। जियान जो की सतह पे बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन अंदर से वो सरप्राइज को फील करता है। ऐसी कम उम्र में ऐसी मिस्ट्रीज को सेंस कर पाना, ये लड़की सच में सिंपल नहीं है। तब विंदर से कुछ साए साए करती हुई आवाजें आई थी जो दोनों को चिल फील करवा देती हैं। टूट के बजाती कुछ फ्लेम के क्लस्टर्स इस गुफा की दीवार में जाके चिपकने लगते हैं। अंदर से कुछ टिक टॉक की आवाजें सुनाई देती हैं। ये बूंदों के जमीन पर गिरने की आवाजें थी। वो बच्ची यूएनएन जो कि जियान के सामने चल रही होती है, वो अचानक से एक जगह पे थम के बोलती है रुको। जियान पूछता है क्या हुआ। वो बताती है यहाँ सामने लगता है कोई बैरियर है, मेरा सिर से टकरा गया। ये सुन के जियान अपने हाथ को फ्लेम से ढक के आगे बढ़ाने लगा था। कुछ समय के बाद सुनाई दी थी एक पफ की साउंड। उसके हाथ को एक इनविजिबल फोर्स ने रोका था। जियान कहता है बैरियर। हालांकि कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन डेफिनेटली यहाँ एक पावरफुल रिस्ट्रिक्टिव फोर्स मौजूद है। इसे तोड़ने के लिए जियान जस्ट यूज करने वाला होता है अपनी फ्लेम का। तभी यूएनएन आगे बढ़ के बोलती बिग ब्रदर मेरे पास एक आइडिया है। जियान बॉय से घूर के कहता है तुम। बिना उसका रिप्लाई का इंतजार करते हुए यूएनएन जमीन पे बैठ गई थी। चीजें 2 सेकंड तक शांत रहती है। फिर उस गुफा के अंदर का स्पेस बैंग 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 की आवाज के साथ फ्लक्चुएट होता है। युआनियन की बॉडी से कई कोर इंसेप्शंस निकलने लगती हैं। जब जियान अपने शार्प परसेप्शन से नोटिस करता है, उसकी भौएं तुरंत से उठ जाती हैं। वो कहता है अजीब बात है, इस लड़की के पास बस 30,000 कोर इंसेप्शन ही है, लेकिन इनकी पावर में 30,000 कोर इंसेप्शन से भी ज्यादा है। हम युआनियन के चारों तरफ कई मिस्टीरियस सिंबल्स को गोल को घूमते हुए देखते हैं। उसकी हैंडसीज चेंज होती हैं। ये सारी कोर इंसेप्शंस एक दूसरे में मिलके एक मैसिव एनर्जी रिपल को बनाती हैं। वो कहती है जाओ। उसके चेहरे पे कोई चिंता नहीं लग रही थी कि जियान को उसकी आइडेंटिटी मालूम पड़ने से कोई खतरा है। आफ्टर ऑल जियान ने उसकी बहन की जान बचाई होती है। एक पॉइंट ये भी होता है कि बैटल फॉर्मेशन मास्टर ग्रेड 1000 वर्ड में बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, इन्हें पहचानना भी आसान नहीं होता। लेकिन ऑफ कोर्स जियान पहले से सब कुछ जानता था। जब वो कोर इंस्क्रिप्शन से बनी पावरफुल फोर्स क्रैश की आवाज के साथ उस हिडन बैरियर से टकराती है, उस सामने की खाली हवा में कई क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर गूंजती एक पफ की आवाज, कुछ सिल्वरी लिक्विड की बूंदें हवा में टंगी रह जाती हैं। अब उसके शरीर के अंदर सोइट लॉर्ड मनी मन में कहते हैं तभी मैं कहूँ तो एक गेट ऑफ फॉरबिडन स्पेस है। इनके सामने एक सिल्वरी गेट अपियर हुआ था जो कि आगे का पूरा रास्ता रोक रहा होता है। लेकिन उससे ज्यादा शॉकिंग होती है वो एंशिएंट क्रिप्टिक लाइंस जो स्टोन गेट की सरफेस पे छपी हुई थी। जिस तरीके से इस बच्ची ने इस दरवाजे के असली फॉर्म को रिवील किया था, जियान मनी मन में साय करके बोलता है लड़की फॉर्मेशंस में लगता है मुझसे भी ज्यादा माहिर है। आखिर किसने सोचा था कि इनोसेंट सी दिखने वाली बच्ची इस रास्ते पे ऑलरेडी इतना आगे बढ़ चुकी होगी। युआनियन बताती है गेट ऑफ फॉरबिडन स्पेस ये एक रेयर फॉर्मेशन टेक्निक है जिसे स्पेशल पावर और फॉर्मेशन टेक्निक्स को कंबाइन करके एक खास तरीके की पॉकेट स्पेस में छिपाया जाता है। ये कुछ खुफिया जगहों को प्रोटेक्ट करने की सील बनती है। जो इसके असली फॉर्म को रिवील करना चाहता है उसे इससे मैच करने वाली सोर्स पावर का यूज करना होगा। जियान नॉड करता है, फिर उसकी आंखें नैरो हो गई थी। वो सामने की तरफ इशारा करके बोलता है ये रून्स काफी ट्रबलसम लग रहे हैं। वो बच्चे अपने चेहरे पे प्राउडफुल एक्सप्रेशन को लेके बोलती कोई बात नहीं, मैंने एक एंशिएंट सेक्रेट रिकॉर्ड में इस तरीके की कॉन्फाइनमेंट के बारे में पढ़ा था, इस पर दोनों नोटिस नहीं
नहीं कर पाते। ये दो स्नेक ग्रीन पीपल्स इन दोनों को चुपचाप से देख रही थी। यूएनएन कहती है गो। उसके हाथ तेजी से हैंडसीज को चेंज करने लगे थे। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी से रिलीज होता है एक पावरफुल ऑरा जो कि जियान की भी आंखें श्रिंक करवा देता है। ये अजीब लेकिन मिस्टीरियस फोर्स उसे भी भय का आवाज करवा रही थी। यूएनएन की हर एक हैंडसील के साथ उसकी फॉर्मेशन पावर और दोशियान ऑरा सामने के गेट में जाने लगता है। गूंजने लगती है कुछ हल्की लेकिन बैंग 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 की आवाजें। और अटैक्स काफी सॉफ्ट लग रहे थे लेकिन इनकी पावर टेरिफाइंग थी। हम धीरे धीरे करके उन दरवाजे के ऊपर छपी हुई लाइंस को गायब होते हुए देख सकते हैं। एक समय की बात थी जब यूएनएन का ऑरा काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। ये था अपनी दुखी और कोड इंस्ट्रक्शंस को मर्ज करने की वजह से। वो अपने माथे से पसीना पहुंचते हुए बोलती बिग ब्रदर अब मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, आगे आप संभालो। जैन स्माइल के साथ बोलता है बिल्कुल। उसके हाथ के इशारे पे एक जेंटल एनर्जी उस बच्चे को नरिश करने लगती है। फिर जैन अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है। बनने लगता है एक बड़ा सा आग का गोला जो उस अनप्रोटेक्टिव गेट की तरफ चला जाता है। एक भयानक बूम की आवाज के साथ एक गुफा कांप जाती है जिस पर वो गेट शैटर हुआ था। जैन को फाइनली अंदर का नजारा देखने का मौका मिलता है। उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही शौक से भर गए थे। साथ में यूएनएन जो कि पीछे बैठी होती है हम उसे भी जमते हुए देख सकते हैं। वो अपने मुंह को ढक के बोलती ये एक एंशिएंट अरे है। ऑल्दो अब भी दोनों इस गुफा के अंदर ही थे लेकिन इनके सामने जो था वो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया होती है। ये एक ऐसा एंडलेस वर्ल्ड था जिसका बिल्कुल अंत दिखाई नहीं देता। अंदर काउंटलेस येलो रॉक्स हवा में फ्लोट कर रही होती हैं जैसे सब में इन्हें जमा चुका हो। इस मैग्निफिसेंट और ओवरवेलमिंग नजारे को देख के यूएनएन बोलती तो ये गेट ऑफ फॉरवर्डन स्पेस एक्चुअली में इस डायमेंशन में लेके जाता है। इस फॉर्मेशन की जैसी अरेंजमेंट और इसकी इमेंस पावर है। लगता है इसे बनाने वाला एक्सपर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। अभी गला तो जियान का भी सूख चुका था। वो कहता है कि एंशिएंट अरे डायग्राम इस चीज की कीमत वो अच्छे से जानता था। दो फॉर्मेशन मास्टर्स की असली स्ट्रेंथ होती है बस अकेले ही कई दुश्मनों का सामना करने में। बस फॉर्मेशन मास्टर्स के बहुत रेयर होने की वजह से इनकी बहुत टेक्निक्स दुनिया में अवेलेबल नहीं होती हैं। ये सो कॉल्ड अरे डायग्राम होते हैं ऐसे यूनिक क्रिएशंस जिन्हें दो फॉर्मेशन मास्टर्स ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ बनाया होता है। इनके अंदर वो इंस्क्रिप्शंस और स्पेशल रून्स होते हैं जिन्हें बाकी के लोग भी इस्तेमाल कर सकते थे। और इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से दो फॉर्मेशन मास्टर खुद तो फॉर्मेशंस को कंडेंस कर ही सकते हैं बल्कि जब उन अरे डायग्राम्स को बनाते हैं तो फिर सामने वाला व्यक्ति चाहे भले उसके पास फॉर्मेशंस की कोई जानकारी न हो वो तब भी नहीं यूज कर पाएगा। जियान कहता है चलो। यूएनएन सीरियसली नोट करती है। उसे अच्छे से पता होता है कि अक्सर ऐसी जगहों पे फॉर्मेशन मास्टर्स अपनी जिंदगी का असली काम और एसेंस छोड़ा कर देते हैं। वो जो कि खुद एक फॉर्मेशन मास्टर है उसके लिए इससे क्या ही टेम्पटिंग हो सकता है। वो भले यंग हो लेकिन यूएनएन का टैलेंट ये सच में टेरिफाइंग था। अगर वो किसी शानदार दो फॉर्मेशन मास्टर की लेगेसी को हासिल कर पाती है तो उसका फ्यूचर सच में लिमिटलेस होगा। ये जैसे सिल्वरी पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं अचानक से दोनों को फील होता है एक हैवी प्रेशर। ये दोनों एक बड़े से पीले रंग के पत्थर के ऊपर खड़े हुए थे जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है। चारों तरफ से फील होता है कि ऐसा एंशिएंट सीक्रेट ऑरा जिसके सामने लोगों के सिर झुकाने की इच्छा हो। लेकिन इसी पल वो फॉरवर्डन गेट ऑफ स्पेस बिना किसी वार्निंग के गायब हो जाता है। जब इसकी वजह से यूएनएन थोड़ा पैनिक हो जाती है। जियान उसे दिलासा देता है डोंट वरी मेरे पास यहाँ से जाने का तरीका है। जियान बिल्ड करता था स्पेस शटल हैंडप्रिंट को इसलिए स्पेस से बाहर निकलना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। दोनों अपने पैरों को प्रेस करते हैं उस पत्थर पे। ये की फ्लैश में उस रॉक के ऊपर अपेयर हुए थे जहाँ से नीचे देखने का पूरा मंजर दिखाई देता था। इस मोमेंट में बच्ची यूएनएन जियान को पूरी तरह से इग्नोर मार के अपनी एस्टोनिशमेंट से भरी आंखों से नीचे देख रही होती है। वो कहती है क्या टेरिफाइंग फॉर्मेशन है। नीचे एक धसी हुई जमीन जैसी चीज थी बिल्कुल किसी कटोरी यानी कि बाउल की तरह। चारों तरफ अनगिनत पत्थर फैले होते हैं और इन पत्थरों की ओर बिखरी होती हैं सफेद रंग की हड्डियां। जब दोनों इन हड्डियों के रेमिनेंट औरों को सेंस करते हैं इनके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। बात ऐसी थी कि सारे के सारे औरे जियान और यूएनएन दोनों से पावरफुल थे। खासकर इन हड्डियों के नंबर्स हजारों में होंगे। ये सीन सच में हॉरिफाइंग था। ओवरवेलिंग प्रेशर को दे पत्थर भी रखते थे। खास बात होती है कि इन सभी को मोटी मोटी चेन्स ने एक दूसरे से बांध के रखा होता है और जब इन चेन्स के बिल्कुल बीच में देखा जाता है हमें दिखाई देता है एक फ्लैट ग्राउंड। ये एक सी जगह 10 मीटर चौड़ी रही होगी। ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर दो शानदार सी टेबल्स होती हैं। हालांकि इन वुडन टेबल्स की नक्काशियां बहुत शानदार थी लेकिन हमारे ध्यान को खींचती हैं तीन और चीजें। इनमें पहले एक पत्थर की मूर्ति थी जो इन टेबलों के बगल में खड़ी होती है। इसके हाथ में होता है एक पीले रंग का स्क्रोल। इसके एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं कि स्क्रोल को पढ़ रहा है। और उन दोनों टेबल्स के ऊपर रखे होते हैं दो ट्रेजर चेस्ट। इन दोनों बक्सों के एजेस से बाहर आने वाली वो रोशनी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिकेट करती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सफेद रंग की हड्डियां तो चारों तरफ फैली हुई थी लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर कोई नहीं रख पाया। जब जैनो सफेद हड्डियां और इस पूरे मंजर को देखता है वो अपनी आंखें नैरो करके बोलता है लगता है इन ट्रेजर्स को हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। यूएनएन की ब्यूटीफुल आंखों में
में कुछ ऐसी रोशनी चमक रही थी जिसमें गहरी इंटेलिजेंस मौजूद थी। वो कहती है पीले रंग के पत्थर और वो चेन्स इस फॉर्मेशन के अटैक मैकेनिज्म का हिस्सा है। हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल साइंस से वो पहले से ही इस फॉर्मेशन की छिपी हुई चीजों को महसूस कर चुकी थी। जियान नोट करके सीरियस आवाज में बोलता है ठीक है, मैं पहले नीचे जाता हूँ, तुम यहीं पे रहना। नीचे का एरिया कुछ ज्यादा ही डेंजरस था और वो नहीं चाहता था कि युआनियन किसी खतरे में फंसे। वो नोट तो करती है लेकिन उसकी एब्सेंट माइंडेड नजरें उस पत्थर की मूर्ति के ऊपर जाती हैं। वो खुद से बोलती है स्टोन मैन इतना जाना पहचाना क्यों है, मैंने इसे कहाँ पे देखा है। कुछ और देर तक काफी गहराई से सोचने के बाद उसके दिमाग में एक शब्द अपीयर हुआ था। ये शब्द था कुन। इसी मोमेंट में बैंग 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 की साउंड के साथ जियान की बॉडी से उसका वो टेरिफाइंग फ्लेम और इरप्ट हुआ था। जब अपने हाथ को बढ़ा के एक पत्थर को छूता है उसे एक अजीब सी डाइस्टिक फोर्स फील होती है। वो कहता है क्या एक इल्यूजन है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पत्थर जिंदा हो। तभी यहाँ पे कुछ रम्बलिंग आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये मोटी मोटी चेन से बंधे हुए बड़े बड़े पत्थर गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं। जियान फील करता है एक पावरफुल फोर्स को। वो कहता है नॉट गुड। बिना हेजिटेशन के उसका सोल ऑरा फैलाता, लेकिन इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाता उसे धर दबोच लिया जाता है। वो अनगिनत छोटे छोटे पत्थर हवा में एक बार ट्रेम्बल होकर उसकी तरफ आगे बढ़ने शुरू हो गए थे। ऐसा लगा था आज वो जियान को शदीलाल बना के ही मानेंगे। जब जियान अपनी सी ऑफ फायर टेक्निक से इनका सामना करने की कोशिश करता है चीजें इस बार उसके मन मुताबिक नहीं होती हैं। वो पावरफुल फोर्स इन फ्लेम को तुरंत बुझाने लगती है। जियान निकालते अपनी रूलर को। फॉर्म किया जाता है सेवंथ लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर अटैक। जो वॉलेंटली उन पत्थरों से टकराया था, लेकिन उसका अटैक भी इनफेक्टिव होता है। उन पत्थरों की पास आने की स्पीड कम नहीं होती। जियान कहते हैं अजीब बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पत्थर मेरे ऊपर हमला नहीं करना चाहते हो, लेकिन इनका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ 1-2 सेकंड्स में वो सारे पत्थर जियान को काफी टाइटली सराउंड कर लेते हैं, जिससे उसके पास मूव करने का बस कुछ मीटर का स्पेस रह गया था। जब वो पत्थरों के गैप से बाहर के नजारे को देखता है उसे युआनियन पसीने से ढकी हुई मिलती है। वो इस पर अपनी सारी एनर्जी का यूज करके प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी उस मूर्ति के ऊपर हमला कर रही थी। गूंजती है कुछ क्रैशिंग आवाजें, फिर अचानक से नीचे का स्पेस ट्रेम्बल होता है। उसे दिखाई दिया था एक सफेद रोशनी से बना हुआ फूल जो पत्थर की मूर्ति से खेल रहा था। इस इंस्टेंट में अपनी इमेंस सोल पावर पर रिलाई करते हुए जियान अपनी परसेप्शन को उस रोशनी के अंदर भेजता है। उसे दिखाई देता है एक सफेद रंग का जेट जो कि स्टोन मैन के हाथ में था। जियान शौक से भरी आवाज में चिल्ला के बोलता है ये है चियांगकुन जेड वॉल। वेल कौन सी वाला है? तो ये होता है ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स में से एक। जैसा कि हम सबको पता है कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड में इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स 1 से लेकर 9 ग्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होते हैं 1 से 9 स्टार दोशियान के लिए। हाउएवर कुछ ऐसे रेयर आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं जिनके सामने रैंकिंग सिस्टम काम नहीं आता। उस पत्थर की मूर्ति के हाथ का वो चियांगकुन जेड बॉल प्रिसाइसली उन्हीं आर्टिफैक्ट्स में से एक था जो कि अपनी लिमिट्स को सरपास कर चुके हैं। नॉर्मली इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स कितने ही पावरफुल हो, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए यूजर की जरूरत होती है। बिना यूजर के बिल्कुल कचड़ा होते हैं। लेकिन जो टॉप 108 इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स थे इनके अंदर बस वो अनफेदेबल टेरिफाइंग पावर ही नहीं होती है, बल्कि इनके पास अपनी कॉन्शियसनेस भी होती है, जो कि बिना विल्डर के भी टेरिफाइंग पावर को अनलीश कर पाते हैं। ऐसी चीजें नॉर्मल लोगों के लिए सोचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इनकी यही यूनिक स्ट्रेंथ थी जो इन्हें इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स से टॉप 108 में ले जाती है। खैर इन वेपन्स की तारीफ काफी करी गई है, लेकिन तुम्हारा भाई इसे शॉर्ट में बता रहा है। इस पर सोल्ट लॉर्ड भी जियान से बोलते हैं लिटिल गाय, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने लकी होगे। जियान रिकवर होकर वॉइस रिकॉर्ड की पूछता है मास्टर इस चियांगकुन जेड वॉल का वैसे यूज क्या है? एक्चुअली में जियान को बस इसके नाम के बारे में मालूम था, इसकी स्पेसिफिक पावर का आइडिया उसे बिल्कुल नहीं होता है। सोल्ट लॉर्ड अपनी मैस्टिक आवाज में जियान को बताते हैं चियांगकुन जेड वॉल इस तुम गोस्ट क्रीचर की नेमेसिस मान सकते हो और एक ऐसा मिस्टीरियस इमोर्टल वेपन है जो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में भी हेल्प करता है। इसके पास कोई ओवरवेलमिंग हमला करने की शक्ति नहीं होती, लेकिन जैसे इसे एक्टिवेट किया जाता है ये चारों तरफ एक ऐसे डिफेंस को बना सकता है जिसके सामने गोस्ट वर्ल्ड के पावरफुल एक्सपर्ट्स भी हताश हो जाएंगे। और क्योंकि ये मेंटल एनर्जी को भी कल्टीवेट करने में हेल्प करता है, ये 2 फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए बिल्कुल वरदान जैसा है। चियांगकुन जेड वॉल की असली बॉडी एक सफेद रंग का जेड और ये टॉप इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स की लिस्ट में 80 पे आता है। जियान हेजिटेशन के साथ पूछते हैं मास्टर तो फिर इस चियांगकुन जेड वॉल और आपके सोल डिवाइन टेलिस्मैन में आखिर स्ट्रॉन्ग कौन है? लगता है सवाल सोल्ट लॉर्ड को पसंद नहीं आया था। वो हम करके बोलते लड़के तो दिमाग में चल क्या रहा है? भले ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड के वो 108 इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स काफी पावरफुल हो, लेकिन गोस्ट वर्ल्ड के टॉप इविल वेपन्स के सामने ये तब भी कुछ नहीं है। उन 108 वेपन्स में बस टॉप 10 के वेपन्स ही है जो मेरे सोल डिवाइन टेलिस्मैन का सामना कर पाएंगे। ऑफ कोर्स तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड 7 रियम से बना हुआ है, इसलिए इन 108 आर्टिफैक्ट्स के अलावा भी दुनिया में कई और डिवाइन वेपन्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल गोस्ट वर्ल्ड में 12 इविल वेपन्स कहा जाता है। ऐसे ही और रियम्स के भी
वेपन्स हैं। जब जियान ने डिवाइन वेपन्स के बारे में सुना था उसकी रूह कांप गई थी। उसके एक्सप्रेशन को देख सोल्जर लॉर्ड हंस के बोलते हैं वो चीजें तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। याद रखना इमोर्टल वेपन्स को कभी डिवाइन आर्टिफैक्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन डिवाइन वेपन्स के पास वो पावर होती है जो दुनियाओं को तबाह कर सकती है। जब जियान और सोल्जर लॉर्ड के बीच में छोटी सी कन्वर्सेशन चल रही थी, इसी मोमेंट में उस बच्चे के चेहरे के रंग उठ जाते हैं और उसका ऑरा बहुत तेजी से कमजोर होने लगता है। इसी इंस्टेंट में उस पीले रंग की मूर्ति के शरीर में से एक सॉफ्ट लेकिन फोर्सफुल व्हाइट लाइट उस बच्चे युआन यान की तरफ जाने लगी थी। जियान तुरंत रिएक्ट करता है। उसके हाथ के एक इशारे से युआन यान के सामने एक स्पेस इम्प्रिंट अपीयर होता है जिसमें से निकलने वाला जियान था। अपने एंशिएंट रूलर में फायर को भर के उसे नीचे की तरफ हैक कर देता है। फाइनली दोनों फोर्सेस बूम की आवाज के साथ एक दूसरे से टकराई थी जिससे फैलने लगती है टेरिफाइंग शॉक वेव्स। जियान पीछे मुड़ के बोलता क्या क्या तुम ठीक हो, लेकिन इससे पहले वो ध्यान भी दे पाता हम नीचे की जमीन को चरमराते हुए देखते हैं। किसी भयानक से बीज के पहने पहने दांतों की तरह जमीन से वो शार्प रॉक्स निकलने लगी थी। ये पत्थर गोल गोल घूम के एक भयानक फॉर्मेशन का हिस्सा बन जाती है। हाउएवर वो लड़की युआनियन इस समय पैनिक नहीं होती। वो कहती जो पत्थर की मूर्ति है वो इस फॉर्मेशन का कोर है, उसे डिस्ट्रॉय करने पे फॉर्मेशन भी कोलैप्स हो जाएगी, वरना जैसी उन सीनियर की फॉर्मेशन में एक्सपर्टीज थी हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाले। नीचे से बूमिंग आवाजें गूंजने लगी थी। जमीन फट के मोटे मोटे गड्ढे बन जाते हैं जिसमें से निकलते हैं हेरोमीटर्स बड़े पत्थर के ड्रैगन्स। इन्हें देखे बॉडी तो जियान की भी टेंस हो जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि उसके पास और कोई तरीका न हो। उसके दोनों हाथों पे फिर होती हैं फ्लेम्स और फैलता है एक टेरिफाइंग डिस्ट्रक्शन से भरा हो रहा। जियान की गहरी गुर्राने की आवाज गूंजी थी। ये थी हेवन पियर्सिंग फिंगर फर्स्ट फॉर्म। उसकी पावर फिंगर टिप के ऊपर इकट्ठी होती है जिसके नीचे प्रेस होती एक बड़ी सी फिंगर। ये चमकती हुई गोल्डन फिंगर बूम की आवाज के साथ टकराती उन दोनों ड्रैगन से जो जियान को खाने के लिए ऊपर आए होते हैं। जब वह एक्सप्लोजन की रिपल्स शांत होती है हमें मालूम पड़ता है कि अटैक को दोनों ड्रैगन्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन हार तो जियान भी नहीं मानता है। ट्राई कर आती है सेकंड फॉर्म। हालांकि इस बार पीछे के वर्ड में से बाहर आने वाला वो हाथ जिसकी 2 उंगलियां खुली हुई थी वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तभी से देखने के बाद वो बच्ची चिल्ला के बोलती है काफी नहीं है। जियान भी धारता है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा एम अलग है। जिस पर स्काई पियर्सिंग फिंगर का सेकंड फॉर्म उन ड्रैगन से टकराने वाला था। अपनी रूरल में उस डिस्ट्रक्टिव पावर को भर के जियान कहते हैं जाओ। स्पेस बजिंग आवाजों के साथ बीच में फटना शुरू हो गया था। रूलर दोनों के बीच का अदर डिस्टेंस कब कवर कर लेती है मालूम नहीं पड़ता। तभी लगता है खतरा पत्थर की मूर्ति को महसूस होता है। उससे भी सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी थी। अफसोस की बात है कि काफी नहीं था। जन धाड़ के बोलते ब्रेक इट। गूंजी थी पफ की साउंड। मोस्ट टेरिफाइंग रूलर ग्लो को पत्थर की मूर्ति के आर पार जाते हुए देखते हैं। जिससे स्टैचू के 2 हिस्से हो गए थे। वो जायंट रॉक ड्रैगन्स जो कि फॉर्मेशन से बने होते हैं अचानक से उधेड़ने शुरू हो जाते हैं। क्रैक क्रैक बैंग की आवाजों के साथ ये छोटे छोटे पत्थरों बढ़ के नीचे गिरने लगे थे। हम जमीन में पड़ी स्टैचू में से वो सफेद जेट लाइट को बाहर आते हुए देख सकते हैं। इसे देख के युआनिया ने अपने सर को हिला के बोलती है तो ये है। इस सीनियर ने फॉर्मेशन के इंसेप्शन कोर को अपने शरीर के अंदर छिपाया हुआ था। साफ तौर पे अगर वो इस चीज को पहले ही पहचान जाते तो इन सभी परेशानियों को इग्नोर किया जा सकता था। फिर उसकी नजरें जाती है उस हाथ के बराबर जेड पे। वो कहती क्या ये चिंकन जेड बॉल है। अपने पोटेंट सोल परसेप्शन से जियान सीधा सेंस कर पाता है कि इसके अंदर कैसी पावरफुल स्पेशल फ्लक्चुएशंस मौजूद हैं। जब वो बच्ची युआनियन जियान की आंखों को चमकती हुई देखती है वो थोड़ा सा हेस्टेट करके बोलती है बिग ब्रदर मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पे अनरीजनेबल हो रही हूँ, लेकिन ये आइटम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे डर है कि मैं इसे आपको नहीं दे सकती। इस पर युआनियन ने अपने दोनों हाथ क्लेंच कर लिए होते हैं और उसकी आंखें एकदम स्थिर होती है। हालांकि वो जियान के क्लोज नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे जियान का थोड़ा सा कैरेक्टर मालूम न पड़ा हो। आखिरकार उसकी बहन की चोटों को और कोई हील नहीं कर पाया था, लेकिन वो काम जियान ने किया और तो इस पूरे खजाने की तलाश में उसने युआनियन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। इस वजह से वो लड़की जियान के साथ जेन्युइनली कंफर्टेबल फील करती है। जब जियान इस बात को सुनता है उसकी भौंह से उड़ गई थी। ये चांकुन जेड वॉल उसके लिए काफी ज्यादा आकर्षक होती है। अगर वो इसे सिंपली गिव अप कर देता है तो सच में बड़ा नुकसान होगा। लेकिन तभी अचानक से सोल्जर लॉर्ड उससे बोलते हैं लड़के ये चीज इस बच्चे के लिए सूटेबल है। ट्रस्ट मी तुम भविष्य में अपने आप को खुशकिस्मत समझोगे कि तुमने आज ये निर्णय लिया है। इस बच्चे के शरीर के अंदर एंसेस्ट्रल पैटर्न की फ्लक्चुएशंस है। ये ग्रेड 2 फॉर्मेशन मास्टर बन सकती है। जहाँ स्टार्टेड लोग मन ही मन में कहते हैं एंसेस्ट्रल पैटर्न। लगता है सो कॉल्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न वही होगा जिसमें स्टेज पावर को उसने युआन यान की बॉडी से सेंस किया था। सोल्जर लॉर्ड उसे बताते हैं और इंस्क्रिप्शंस को 4 लेवल्स में बांटा गया है जो है येलो, ब्लैक, अर्थ और हेवन। इनमें से हर एक के टियर अलग अलग होते हैं। इस बच्चे की इंस्क्रिप्शन के अंदर एक एंसेस्ट्रल लेवल का ऑरा मौजूद है। ये भले अपनी पीक कंडीशन में ना हो, लेकिन ये बहुत अनयूजुअल सा है। इसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स डू टियानोंग से नीचे नहीं होने वाली। जेंटिस बिलीव से भरी आवाज में अपने मास्टर
से पूछता है तो क्या मास्टर 5 स्टार 2 चांद से ऊपर पहुंचने वाले हैं। सोल्जर लॉर्ड कहते हैं उससे भी ज्यादा। बुलोमत एक 2 फॉर्मेशन मास्टर है। इस चियांगकुन जेड वॉल की हेल्प के साथ उसके लिए 6 या फिर 7 स्टार 2 चांद में ब्रेक थ्रू करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बच्चे तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो, जब वो समय आएगा तब वो लाखों एक्सपर्ट्स का अकेले सामना करने की पावर रखेगी। ऐसे पोटेंशियल को अपनी तरफ कर लेना, वो भी बस इस चियांगकुन जेड वॉल के बदले में। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी डील है। वैसे भी तुम इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, लेकिन जियान तब भी कड़वाहट महसूस तो कर ही रहा था। वो फिर से पूछता है मास्टर क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं इस 2 फॉर्मेशन मास्टर की लेगेसी को इतनी आसानी से किसी और को दे दूं? उसे जैसे जैसे करके फॉर्मेशन मास्टर की नेटेंस मिली थी कि अब भी उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। सोल्जर लॉर्ड चालाकी के साथ बोलते अहम, वेल ऐसी बात भी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ देना पड़े। ये लेगेसी और वो जेड वॉल बहुत ज्यादा कीमती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बदले में तुम्हें कुछ ना मिले? जियान को सोल्जर लॉर्ड की आवाज में से एक षड्यंत्र महसूस हो रहा था। वो हताशा के साथ अपनी आंखें रोल करके बोलते ही सही नहीं है, ये तो बस एक 10 साल की बच्ची है, बदले में मुझे क्या दे पाएगी? खैर जब युआनियन जियान को हेस्टेट करते हुए देखती है तो उसके एक्सप्रेशन एंशियस हो जाते हैं। वो कहती है बिग ब्रदर। जन जैसे से अपनी दांती मीस के उस चियांगकुन जेड वॉल उस पीले रंग के स्क्रोल को सीधा उस बच्चे के हाथ में रख देता है। वो कहता है ये और ये अचानक से चीजें ऐसे बदलेंगी युआनियन ने कभी सोचा नहीं था। वो जियान को कंफ्यूजन के साथ देखती है। जियान सहाय करके बोलता है इन्हें ले लो, तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ पावरफुल छिपा हुआ है, मुझे लगता है चीजें तुम्हें ज्यादा सूट करेंगे। हालांकि उसके शब्द काफी कैजुअल थे, लेकिन इस छोटी सी बच्ची युआनियन की दिल की गहराई में ये बहुत अच्छे शब्द जाते हैं। जब वो 10 सालों के बाद एक अनपैरेलल्ड बैटल फॉर्मेशन मास्टर बन जाएगी, जान को तभी समझ में आएगा कि उसके वो छोटे से एक्शंस इतने बड़े प्रभाव को रखते हैं। युआनियन कुछ गहरी सांसें भरने के बाद दोनों चीजों को अपनी स्टोरी में रखने लगी थी। हालांकि स्क्रोल काफी प्लेन सा लगता है, लेकिन इसके अंदर उस सीनियर फॉर्मेशन मास्टर के जिंदगी के सारे कीमती एक्सपीरियंस छिपे हुए हैं। जब युआनियन अपनी मेंटल पावर को उस चियांगकुन जेड वॉल के अंदर भेजती है, ये वेंगुम की आवाज के साथ ट्रेम्बल होता है। दिखाई देने लगती है कुछ एंशिएंट लेकिन ऑब्सक्योर लाइंस। फिर इसके अंदर से एक जेंटल सी फोर्स बाहर आई थी, जैसे हम उसके फोरहेड में जाते हुए देखते हैं। जिस मोमेंट में ये हुआ था, जियान की आंखें नैरो होती हैं, क्योंकि इस पल युआनियन की आईब्रोज के बीच में एक एंशिएंट सा पैटर्न बन गया था और इसमें से वो फील करता है एक सफोकेटिंग और को। वो कहता है कोर इंसेप्शन, वो भी एंसेस्ट्रल फ्लक्चुएशंस के साथ। लगता है उस और ने जियान से खतरा महसूस किया होता है। ऐश की साउंड के साथ एक पावरफुल फोर्स उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करती है। इसका जवाब में सोल्जर लॉर्ड जो एक्शन लेने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक्टिवेट होती है जियान की डिवाइन कोर इंसेप्शन, जो इन फ्लक्चुएशंस को बाहर निकाल देती है। जियान खुद को संभालते हुए बोलता है उस पावर को ऑब्जर्व करने के बाद अचानक से इस लड़की की कोर इंसेप्शन एंसेस्ट्रल पैटर्न लेवल तक पहुंच चुकी है। ये डिवाइन पैटर्न के काफी पास है, लेकिन लगता है मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जो डिवाइन कोर इंसेप्शन है उसकी बुनियाद और भी ज्यादा गहरी है। हालांकि अभी तक मैं वैसे इसके आधे हिस्से को ही कंप्लीट कर पाया हूँ, लेकिन तभी मेरी डिवाइन कोर इंसेप्शन इस बच्चे के एंसेस्ट्रल पैटर्न से हारने नहीं वाली। वो युआनियन को डिस्टर्ब नहीं करता है। समय आगे बढ़ता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जब युआनियन ने अपनी आंखें खोली थी। उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों में एक्साइटमेंट दिखाई देता है। वो कहती है बिग ब्रदर यहाँ पे 2 और बक्से मौजूद हैं, चलो देखते हैं इनके अंदर क्या मौजूद है। जब जियान पहले ट्रेजर चेस्ट के पास जाके इसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खोलता है, गूंजी थी क्लिंग की साउंड। अंदर पड़ी चीज को देख के जियान कहता है ये क्या चीज है? अंदर एक चमकता हुआ सिल्वरी व्हाइट स्टोन पड़ा हुआ था। युआनियन कहती है ये है फॉर्मेशन स्टोन। जब जियान इसके ऊपर अपना ध्यान लगाता है, उसे कई कोर इंस्पिरेशंस की फ्लक्चुएशंस फील होती हैं, जैसा कि पत्थर टैनमिंग माउंटेन की गहराइयों से जुड़ा हुआ हो। कुछ समय पहले हासिल होने वाले स्क्रोल और उस चियांगकुन जेड वॉल की स्पेशल पावर से युआनियन को कई चीजों का एहसास हो जाता है। वो कहती है सीनियर, लगता है टैनमिंग माउंटेन्स में उनका और भी कुछ मौजूद है। बिग ब्रदर ये है फॉर्मेशन स्टोन, जो कि कंट्रोल कोर है। इसके साथ आप पूरी फॉर्मेशन को कमांड कर सकते हो। मुझे लगता है इसके अंदर जो काउंटलेस कोर्स मौजूद हैं, उसकी फॉर्मेशन इन्हीं टैनमिंग माउंटेन्स में मौजूद होगी। जब वो हमारे सामने आएगी तो इस पत्थर की हेल्प से हम उसका आसानी से कंट्रोल ले सकते हैं। वो बच्ची अपनी स्टोर रिंग से निकालती है एक स्क्रोल को, जिसमें सिल्वरी ग्लो था। इसे वो जियान को हैंड ओवर करते हुए बताती है इस स्क्रोल के अंदर हमारी युआन स्टैक की मेंटल टेक्निक मौजूद है और साथ में कुछ जरूरी फॉर्मेशन से जुड़ी हुई जानकारियां। बिग ब्रदर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऑल्दो वो सेंस नहीं कर पा रही थी कि जियान के शरीर में वो कोर इंस्क्रिप्शंस की फ्लक्चुएशंस क्यों हैं। उसके हिसाब से जियान कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं है। आफ्टर ऑल ये बहुत ज्यादा रेयर चीज होती है, लेकिन वो तब भी स्क्रोल को जियान को शुक्रिया अदा करने के लिए देती है। उस फॉर्मेशन स्टोन और स्क्रोल को जियान तुरंत स्वीकार कर लेता है। वो उससे पहले और कुछ बोल पाता, युआनियन पहले इस दूसरे बक्से के सामने पहुंच जाती है। उसकी आंखें भरी होती हैं एक्सपेक्टेशन से। एक और क्लिंग के साउंड के साथ वो दूसरा बॉक्स भी खुला था। बस इसी मोमेंट पे जियान की बॉडी के अंदर की वो अनडेड घोस्ट फ्लेम और अनडेड मिंग लीफ एकदम वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। जियान एक शॉक्ड आवाज में कहता है कि रेमिनेंट
एंड मैप। अब खैर नक्शा किस चीज से जुड़ा हुआ है ये गैस करना काफी आसान है, लेकिन तब भी इसके बारे में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नेक्स्ट एपिसोड को ही देख के समझ पाओगे। नेक्स्ट एपिसोड का आधा हिस्सा शांत रहेगा और आधा चहल पहल से। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जाता है तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को। हर शाम को हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को देख पाते हैं। वहीं पर जिनके लेवल्स इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर होते हैं वो एक्सक्लूसिवली रहते हैं 2 से 3 एपिसोड आगे। आप अपने लेवल्स को चुन सकते हो अपने हिसाब से। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टाटा, बाय बाय।